हेलो बच्चों, यू आर वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इजी लर्न। आज हम लोग जिस टॉपिक को इजी लर्न पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल बायो का सबसे बेसिक पॉइंट है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आप लोग को बताते चलूं, इजी लर्न पे हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो नीट 9th क्लास प्लस 10th क्लास या बोर्ड यानी 11th एंड 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है इजी लर्न एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पे हम नीट 9th 10th और 11th 12th के बारे में इजीली सीख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट को कवर करूंगा वो सब्जेक्ट होगा बायो। और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग का सबसे बेसिक यूनिट होता है। सबसे बेसिक यूनिट होता है। तो क्लास को शुरू करते हैं। देखो, जिस तरह से लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म, दो वर्ड यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, लिविंग यानी इसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप इसे लिविंग बोलो या ऑर्गेनिज्म बोलो, कहीं कहीं पे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा, कहीं पे लिविंग या कहीं पे ऑर्गेनिज्म दिखेगा, इसका मतलब सेम ही होता है। जितने सारे लिविंग होंगे, चाहे वो प्लांट कैटेगरी में जाए या एनिमल कैटेगरी में जाए, उसका बॉडी सेल से बना होगा। सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, उसके बॉडी सेल से बना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेल है इट्स अ स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और जो स्ट्रक्चर से बॉडी के अंदर होगा उस पे ही बॉडी का फंक्शन डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे बॉडी में आई है, आई का काम है देखना, तो ये देखने का काम हो रहा है आई सेल यानी ऑप्टिक सेल के द्वारा। ठीक है, दैट मीन्स बॉडी का फंक्शन टोटली डिपेंड्स करेगा उसके स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर सेल से बना है। तो यहाँ से एक लाइन निकल के बच्चा आता है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल है यूनिट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दैट मीन्स जितने सारे लिविंग थिंग्स है इस धरती पे वो सब सेल से बना होगा, यानी ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। देखो, कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होंगे जो एक सेल से बना होगा और कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होंगे जो एक से अधिक सेल से बना होगा। एक सेल से जो बना होगा उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे, वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होगा। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बना होगा उसे हम लोग मल्टीसेलुलर कहेंगे। इस वर्ड को तुम गौर से देखो, ठीक है। यूनी यूनी का मतलब ही होता है वन, और सेलुलर सेलुलर का मतलब होता है सेल से कंपोज्ड होना, यानी वैसा जिसमें एक सेल से कंपोज्ड होगा यूनिसेलुलर, और वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से अधिक सेल से कंपोज्ड होगा दैट इज मल्टीसेलुलर। मल्टी का मतलब मोर देन वन। यहाँ तक क्लियर है? देखो, हम लोग बायो में बहुत सारा ब्रांच होता है, तो सेल जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो ये रिलेटेड है सेल से, और लॉजी ये रिलेटेड है स्टडी से। ठीक है, तो बायो को हम लोग जिस सेल को जिस कैटेगरी में पढ़ेंगे, जिस वहां पे पढ़ेंगे उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, हम लोग इसे बोलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे हम लोग फाइंड करते हैं, पढ़ते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। देखो, सेल को डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले सेल को किसने किया? सबसे पहले सेल को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम रॉबर्ट हुक है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 ईस्वी में। सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया।
ये हमेशा याद रख लेना, ये अक्सर सवाल पूछता है सेल को किसने डिस्कवर किया। तो सेल को जो डिस्कवर करने वाले हैं उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्लियर। और इन्होंने जब डिस्कवर किया वो था 1665 ईस्वी में डिस्कवर किया। देखो, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक छोटा सा पतला सा स्लाइस लिया था कॉर्क का। कॉर्क करने का मतलब है कि जो प्लांट का सबसे बाहर का जो सूखा हुआ हिस्सा होता है वो कॉर्क, उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे। यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे इस तरह से बहुत सारे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे। उस बॉक्स को ही उन्होंने जो नाम दिया, उस बॉक्स को उन्होंने नाम दिया सेल। सेल का मतलब ही होता है एक छोटा सा बॉक्स या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, और दो बॉक्स के बीच में जो बॉल दिख रहा था ये, उसके उन्होंने नाम दिया वॉल, जो आगे जाके सेल वॉल कहलाया। तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट के बाहरी हिस्से को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उसे कुछ इस तरह से कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखा। और उस कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर में जो छोटे छोटे बॉक्स थे उस बॉक्स को उन्होंने नाम दिया सेल। और दो बॉक्स के बीच में जो ये वॉल दिख रहा था उसका उन्होंने नाम दिया वॉल, और आगे जाके ही सेल वॉल कहलाया। क्लियर। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने कॉर्क को कहाँ देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क को देखा। ठीक है, उसने देखा छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। एंड ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप एंड saw a small box like structures which he named cells। उसको उन्होंने ना सेल दिया। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने लिविंग या प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस किया और डिस्कवर किया। ये हमेशा याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड प्लांट सेल को देखा था, लिविंग को नहीं। उसके बाद का जो साइंटिस्ट आए उन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में देखा जो प्लांट और एनिमल का था। नेक्स्ट टॉपिक है सेल का, डेट इज सेल थ्योरी। देखो, सेल थ्योरी, इस पॉइंट को देख लेना। सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्वाडेन, दूसरे का नाम था स्वान। स्वान और स्वाडेन ने 1838 से 39 के बीच में दो पॉइंट मेंशन किया। पहला उन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है रॉडॉल्फ। ठीक है, इन्होंने बताया 1855 ईस्वी में 55 ईस्वी में तीसरा पॉइंट ऐड किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेल से बने हैं, और कोई भी सेल किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। साथ में साथ उन्होंने बताया कि जितने सारे सेल्स है वो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, जितने सारे सेल्स है वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल कहने का मतलब है अपने पहले वाले सेल से आए हैं। देखो मैं समझाता हूँ, समझ जाना। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या होता है। क्या हो गया यार इरेजर का। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। देखो सिंपली स्वाडेन एंड स्वान ने बताया था कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से मिलकर बने हैं। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या है, सेल से मिलकर बने हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है, और स्वाडेन एंड स्वान ने यह भी बताया था कि किसी भी लाइफ मतलब लिविंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो सेल्स ही होगा। इसमें थर्ड पॉइंट रोडोल्फ ने ऐड किया था कि जितने सारे सेल्स है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है कि पहले वाले सेल से, एक सेल कोई भी देखेंगे अगर सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो पहले वाले सेल से ही डिवाइड होकर बन रहा है। इसलिए जितने सारे न्यू जो सेल्स हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। यानी ये सेल है, ये डिवाइड होकर अगर ये दो सेल बनाया तो ये दोनों सेल पहले वाले ही सेल से आए हैं। इसी को प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले एग्जिस्ट कर रहा, उस डिवाइड होने के बाद वो एग्जिस्ट नहीं किया,
उन्होंने थर्ड पॉइंट इसमें ऐड ऑन किया। देखो कुछ कुछ की फीचर है सेल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या की फीचर है सेल्स के, देख लो। पहला की फीचर, सेल कैन परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सांस लेना और सांस छोड़ना है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा फर्क है। देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, ये चीज को हमेशा याद रखना। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस। और वहीं बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ एयर, सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना। क्या है? न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होना, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हमारे शरीर में एक न्यूट्रिएंट्स यानी ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। और वहीं अगर हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो दैट इज ब्रीदिंग। एक फिजिकल प्रोसेस है और एक केमिकल प्रोसेस है। तो याद रख लेना, ब्रीदिंग में सांस लेना सांस छोड़ना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना, यानी ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ एयर। और ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर? आगे देखो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का नाम मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। आप न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स 7 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इस प्रोसेस को लेने को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। एक्सक्रीशन, बॉडी के बाहर कोई भी वेस्टेज है, कौन सा? मेटाबॉलिक वेस्टेज, उससे बॉडी के बाहर रिमूव आउट करना, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ग्रोथ, बॉडी का हाइट और वेट वगैरह ये सब बढ़ रहा है, ये आपका ग्रोथ होगा। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू वन, एक नया वंश बनना, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग या वंश। एक स्पेसिस अपने जैसे एक नया संतान उत्पत्ति कर रहा है, उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेल का ये एक्टिविटीज टोटली डिपेंड होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, जो कुछ खाते हो न्यूट्रिएंट्स, उससे टूट के एनर्जी मिलना, दैट इज रेस्पिरेशन। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब लेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी सेल के द्वारा होता है। बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसे बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। देखो ये दोनों मेटाबॉलिक वेस्टेज होगा यहाँ पे, ये सब बॉडी से बाहर निकालना। एक्सक्रीशन जैसे पसीना निकालना, ये भी एक्सक्रीशन होता है। ग्रोथ, बॉडी का मास, वेट, हाइट इंक्रीज होना, ग्रोथ। और रिप्रोडक्शन, अपने जैसा एक नया वंश क्रिएट करना, अपने जैसा एक नया संतान उत्पन्न करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये लिविंग का जो एक्टिविटीज है वो सेल पे ही डिपेंड करता है, सेल ये सारा परफॉर्म करता है। देखो सेल का एक और इम्पॉर्टेंट है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। और सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए दो स्ट्रक्चर होते हैं जो जिन का बना होता है, इसीलिए इसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और ये सब सेल के अंदर होता है। डीएनए आरएनए हेल्प करता है कि उसके बच्चे उसके पेरेंट्स की तरह हो, यानी एक जनरेशन से कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब हो गया कि डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, जो काम करता है एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में यानी ट्रांसफर करना। जैसे
पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो आपका डीएनए और आरएनए ही मदद करता है। ये डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। ये डीएनए और आरएनए के बारे में न्यूक्लियस के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो दो डायग्राम मैं बना रखा हूँ। दैट इज आरएनए सिंगल हेलिकल का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए डबल हेलिकल का बना होता है दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक फॉर्म में होगा, तो इसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहें। यहाँ तक क्लियर? और डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। कहने का मतलब है, देखो मैं जूम करता हूँ, कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक फॉर्म में होगा तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। न्यूक्लियस के अंदर होगा तो ये न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर है? और किसका बना होगा? राइबोज। राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट की तरह एक एलिमेंट होता है, ये बना होगा राइबोज का। बट राइबोज के पास ऑक्सीजन थोड़ा कम होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो डी का मतलब यहाँ पे डीएनए में, यहाँ पे डी का मतलब है डीएनए में डी का मतलब होता है लेस, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। यानी आरएनए और डीएनए में देखेंगे सिर्फ हेलिकल का नहीं, राइबोज के साथ ऑक्सीजन का भी लोचा होता है बच्चा। आगे हम लोग डीएनए और आरएनए को बहुत डीपली हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? अभी सिर्फ इतना समझो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आरएनए और डीएनए होते हैं। आरएनए और भी जगह होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो कोई भी एक सेल देखेंगे तो वो जनरली तीन मेजर स्ट्रक्चर से बना होता है। कोई भी सेल देखेंगे तो तीन मेजर स्ट्रक्चर से बना होता है। बाहर का जो ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ। बाहर का जो ये पतला सा जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो, दैट इज, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर का जो भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो पतला सा जो लेयर दिख रहे हो, ये चारों तरफ है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कारण बताता हूँ कि सेल के अंदर जो ये फ्लूइड वाला फॉर्म देख रहे हो, ये जो अंदर लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, इसको हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। और प्लाज्मा के बाहर का लेयर वही आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो डेट इज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाहर जो कवर किए हुए ये वाला पतला सा जो लेयर दिख रहे हो, डेट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल के रिस्पेक्ट में इसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो ये बाहर कवर कर रखा होगा। और सेंटर में एक देखो ये बड़ा सा डेट इज न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल की मैं बात कर रहा था। तो एक सेल में के देखेंगे तो तीन मेजर स्ट्रक्चर दिखेगा, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, तीन मेजर स्ट्रक्चर दिखेंगे। दैट इज साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, और दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि जो बाहर का जो लेयर था, ये वाला सबसे बाहर सेल का लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर जो था ये दैट इज न्यूक्लियस, अंदर जो होगा वो दैट इज न्यूक्लियस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड होगा दैट इज साइटोप्लाज्म। क्लियर? याद रखना कि जो ये न्यूक्लियस है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही होता है। सेल दो तरह के होता है, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरा वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। सेल दो तरह के, यूकैरियोटिक सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब यहाँ पे इस जगह पे यू का मतलब ट्रू होगा, यू का मतलब ट्रू, और वहीं पर प्रो का मतलब प्रिमिटिव। यू का मतलब ट्रू, और वहीं पे प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पहले वाला की तरह। ठीक है? और यहाँ पे एक वर्ड देखो, एक वर्ड है दैट इज कैरियोट्स। ये कैरियोट्स
ठीक है, कैरियोटिक वर्ड यानी कैरियोट से आया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये कैरियोट का मतलब होता है, ये दोनों कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। कहने का मतलब है कि जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा वो यूकेरियोटिक कहलाएगा, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रिमिटिव की तरह होगा दैट इज प्रोकैरियोट्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये जो डायग्राम देख रहे हो, यूकेरियोटिक सेल का है। दैट मीन्स इसके पास न्यूक्लियस होगा। उसी तरह प्रोकैरियोटिक वाले में देखेंगे, उसके पास दो कॉमन स्ट्रक्चर दिखेगा। एक कॉमन जो स्ट्रक्चर उसमें नहीं दिखेगा वो दैट इज न्यूक्लियस, उसमें नहीं दिखेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सेल्स के नंबर के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक सेल से अगर ऑर्गेनिज्म बना होगा दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर एक से अधिक सेल का बना होगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेल से बॉडी कंपोज्ड होगा। देखो, यूनि का मतलब ही होता है वन, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। यहां तक क्लियर? तो एक सेल से ऑर्गेनिज्म बना होगा तो यूनिसेलुलर, और एक से अधिक सेल का ऑर्गेनिज्म बना होगा तो मल्टी सेलुलर, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे बहुत बड़ा वेराइटीज है यूनिसेलुलर में। बैक्टीरिया एक सेल का बना होता है, पारामीशियम, अमीबा, क्लेमोडोनास, ये सब एक सेल से इसका बॉडी बना होता है। वहीं अगर मल्टीसेलुलर में देखेंगे तो ऑक्टोपस, ठीक है, ह्यूमन, टेरिडोमाइजोन, ये सब मोर देन वन बॉडी से, हॉर्स, कॉ, रैट, ये सब एक से अधिक सेल से बना होता है बॉडी, इसलिए ये सब मल्टीसेलुलर के कैटेगरी में जाता है। प्लांट में भी मल्टीसेलुलर ह्यूमन यूनिसेलुलर दिखेगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एक सेल का बना हो या मल्टी सेलुलर का हो। ठीक है, साथ में हम लोगों ने ये भी सीखा कि एवरी लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन सेल्स। अर्थ पे जितने सारे सिंपल फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो वो एक सेल से बना है या मोर देन वन सेल से बना है। चाहे वो सिंपल फॉर्म बैक्टीरिया हो, एक सेल से बना है, या फिर ह्यूमन मोर देन वन सेल से बना, उस सब के बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होगा, चाहे एक सेल लगे या एक से अधिक सेल लगे। यानी सेल किसी भी लिविंग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और सारा लिविंग सेल से बना है, चाहे वो सिंगल सेल का हो या मल्टी सेलुलर का हो। नेक्स्ट, सेल को सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक था। ठीक है, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, जो फंडामेंटल है बायो का। इसे मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में फंडामेंटल पॉइंट आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वाले बच्चे याद रखना, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो भी वहां पे सेल बायोलॉजी के नाम से पूरा चैप्टर पढ़ना है। देखो, सेल थ्योरी एक्सप्लेन करता है, हम लोग को समझाता क्या है। सेल थ्योरी एक्सप्लेन दैट ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी यही समझाता है कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना होता है, और सारा सेल प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले वाले सेल से ही आता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सेल हेल्प फंक्शन। देखो, सेल को समझने के लिए सेल क्या है कि लाइफ का फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन लाइफ ही देख लेते हैं, उसका फंक्शन यानी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिजीज कैसे कॉज कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे हो, इस समझने के लिए बेहतर जरूरी है। इन शॉर्ट में देखो, द स्टडी ऑफ सेल इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग द इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि सेल का स्टडी करना बायो का या लाइफ साइंस का पहला स्टेप है। ठीक है, इटसेल्फ अपने बॉडी में भी जानने के लिए बहुत है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इजी लर्न को आप सब्सक्राइब करो। बहुत दिनों से ये चैनल बंद पड़ा था,
कोशिश करूँगा इसे कंटिन्यू करने का। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक